हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भैया आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि वो कॉमर्स में मैथ्स कभी कभी नहीं लेते हैं, या फिर आर्ट्स वाले बच्चे जो मैथ्स को लेकर थोड़ा सा घबराते हैं कि वो छोड़ चुके होते हैं क्लास 9th और 10th में। ये उन बच्चों के लिए भी कह सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी लेकर पढ़ा होता है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड में। ओवरऑल अगर मैं बोलूं कॉमर्स एंड आर्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा इसे फॉलो नहीं कर सकता जो मैथ्स पढ़कर आया हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो कि मैथ्स लेते हैं लेकिन स्टिल उनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो अब वो एनडीए करना चाहते हैं, तो अब क्या करें भैया, मैथ्स तो नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आपकी मैथ्स धीरे 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 इंप्रूव होगी, और इंप्रूव होने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा यू विल रॉक गाइस। आप आंसर निकालते निकालते आप ऐसे करोगे कि आप क्वेश्चन देख के सीधा टिक मारना शुरू कर दोगे। लेकिन उसके लिए ये प्रोसीजर धीरे धीरे फॉलो करना होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तड़का है वो आपको ये रखना है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, भले ही शुरुआती तौर पर हमें चीजें मुश्किल लग रही हो, करने में दिक्कत आ रही हो, मेहनत ज्यादा लग रही हो, लेकिन हाँ, करते 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 आएगा। और हमेशा का मेरा सबसे फेमस डायलॉग, करने से ही आएगा। सिर्फ ये कहने से नहीं आएगा कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। तो जितनी बार तुम इस बात को दोहराओगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, और यकीन मानो बेटा ये तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर ये बैठ जाएगा, और तुमसे सच में वो फीलिंग होने लग जाएगी कि मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर तुम उल्टा ये करोगे कि मैं इसे करके दिखाऊंगा, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा, तो आपके अंदर से वही पॉजिटिविटी जो निकल रही है वही रिफ्लेक्ट होकर आपके अंदर स्टोर हो जाएगी, और आप धीरे धीरे अपने आप में ही कॉन्फिडेंस होते हुए सॉल्व करना शुरू करोगे। शुरुआत मुश्किल हमेशा होती है बेटा। आपको हमेशा लगेगा कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इसी का उल्टा सोचना है कि मुझसे होगा, बस मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहां पर आप लोगों के लिए ये सेशन शुरू करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इसको अच्छे से सुने, समझें, जाने। और हो सकता है कि ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए ऐसा लगे कि सर ने तो एक पहाड़ हमारे सामने रख दिया। तो बेटा देखो, अब आप लोग ये जानते भी हो कि कहीं ना कहीं हमारे एनडीए के एग्जामिनेशन में एक मैथमेटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अलग से एग्जाम्पल ही समझ लो कि हमारे पास पूरा एक पेपर ही मैथमेटिक्स होता है जिसमें 120 सवाल अकेले पूछे जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वो 120 के 120 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप, मैं सारी चीजें बताऊंगा मोटा मोटी, अगर आप सही सही 60-70 सवाल भी सॉल्व कर जाते हो तो भी आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, और आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे मैथमेटिक्स को रिगार्डिंग। और फिर आपको बस एक ही चीज रहती है, जैसा मैंने बताया वो आपको करना है, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे देखिए आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। शुरू करें? बिल्कुल सर। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले मैथ्स को कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआती तौर पर इन एनसीईआरटी की किताबों को लेकर आएंगे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप सेकंड हैंड किताबें खरीदें। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकंड हैंड किताबें खरीदें। नई किताबें खरीदकर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गाँव वाले इलाके से होते हैं, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश ये करें कि आपने किसी बड़े भैया या फिर अपने आसपास किसी बच्चे से कोई मांग ले, कुछ टाइम के लिए किताब को मांग लें, आप उसमें से रिवाइज करें, या फिर सेकंड हैंड किताबों की मार्केट होती है या फिर दुकानों में सेकंड हैंड किताबें मिल जाती हैं, तो आप इस तरीके की किताबों का इस्तेमाल करें। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि एनसीईआरटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी हमें फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलती है। हमारे पूरे इंडिया में जो है एजुकेशन को इतना महत्व दिया जाता है कि एनसीईआरटी जो है वो हमें फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बट डाउनलोड करने के साथ ना एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अभी लेटेस्ट जो एनसीईआरटी आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी उसमें हमारे जो डिलीटेड सिलेबस है उनको हटा दिया गया है। तो अब मेरा प्रॉब्लम ये यहाँ पर रेज होता है कि हमें डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना है, बहुत जरूरी है। एनडीए में कोई डिलीटेड सिलेबस जैसी कोई चीज नहीं होती है। एनडीए में मैथ्स होता है, और मैथ्स का मतलब है कि कोई डिलीटेड सिलेबस नहीं, सब कुछ पूछा जाएगा। चाहे वो क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में कोई भी
टॉपिक को अगर डिलीट कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनडीए में नहीं पूछा जाएगा, एनडीए में वो पूछा जाएगा और अच्छे लेवल पर पूछा जाएगा। तो आपको देखना है कि अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप किसी तरीके से पुराने वर्जन की किताबों को डाउनलोड कर पाएं, नए वर्जन की किताबों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप सेकेंड हैंड किताबें खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको वो सेकेंड हैंड किताबों में जनरली आपको पुराने वर्जन वाली किताबें ही देखनी है, डिलीटेड सिलेबस जिसमें ऑलरेडी मौजूद हो, ये बात ध्यान रखते हुए खरीदनी है, ठीक है। और जिनके पास है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपने क्लास 9th और 10th की किताबें आपके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप अरेंज करेंगे। आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 5 किताबें आपको अपने पास रखनी है। सर पढ़नी नहीं है, हाँ पढ़नी भी है। मैं सारी चीजें बताऊंगा किसको कैसे किस हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ आपको घोल के पी लेना है। भाई इतना पहाड़ जैसा सिलेबस थोड़ी ना बनाने की कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे लिए। तुम तो वैसे ही घबराए हुए सहमे हुए हो, तो तुम्हें तो थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको डराऊंगा नहीं। आपको करना है लेकिन अच्छे से करना है। कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 किताबें ले आए मार्केट से, डन सर, ले आए, एकदम ले आए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट हमारा यहां से होगा, तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कि ये वाली किताबें अगर आपको सेकंड हैंड मिल जाती हैं तो आप ये चीज करें। सर इसमें बीच में देखो और लिखा हुआ है, बच्चा ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, और लिखा हुआ। और का मतलब या तो आप आर डी शर्मा पिक करें। अब आर डी शर्मा ये है कि 11th की एक पूरी मोटी किताब आपको मिल सकती है। हो सकता है नई किताब अगर आप खरीदेंगे तो नई किताब में आपको 2 पार्ट्स मिल सकते हैं। ये पुराने वर्जन की किताबें हैं, तो पुराने एडिशन है ये। पुराने एडिशन में आपको क्लास 11 की एक पार्ट मिलेगा और क्लास 12 के लिए 2 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको ये अरेंज करने हैं। मैं फिर से कहूंगा सेकंड हैंड किताबों पर जाएं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सेकंड हैंड किताबें जाएं। सर डाउनलोड करने को मिलेगी क्या? देखो बेटा बहुत रेयर चांसेस है, बिकॉज दे आर द मार्केट्स बेस्ट सेलर बुक्स। कह लो कि स्कूल टाइम में अगर बच्चों को बोर्ड्स वगैरह के लिए पढ़ाई करनी है तो दे आर द बेस्ट बुक्स मेंशन, ठीक है। और इसके ऑल्टरनेट चॉइस में हम लोग कह सकते हैं कि आर एस अग्रवाल, ये मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है। लेकिन इसके बाद अगर कोई कहता है कि सर हमें, हमारे पास आर डी शर्मा नहीं है, हमारे पास आर एस अग्रवाल नहीं है, तो क्या हम कोई और हेल्प बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप कोई और दूसरे हेल्प बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि केसी सिन्हा हो गया, या फिर कोई भी ऐसी किताब जो कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने बताया हो कि ये वाली किताब से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो बोर्ड्स के लिए या फिर क्लास 11th के लिए, उन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखें क्लास 11th और 12th दोनों आपको चाहिए होंगे। या तो आप आर डी शर्मा ले या तो आप आर एस अग्रवाल ले, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, दोनों लेने की जरूरत नहीं, किसी एक सेट को खरीदें, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, या फिर कोई और सेट ऑफ किताब जो भी आपके स्कूल में बताई गई हो, या फिर जो भी अवेलेबल आपके पास किताब हो 11th और 12th की, ये हेल्प बुक्स अपने पास रखें। डन, खरीद लिया? हाँ सर खरीद लिया, अभी ऑर्डर कर दिया, टुक 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 ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर लो, या फिर सेकंड हैंड किताबें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन हमेशा सेकंड हैंड किताबों की होती है, क्योंकि भैया आपको ज्ञान सेकंड हैंड किताब से भी उतनी ही मिलेगी जितनी नई किताब से मिलेगी। तो लॉजिक तुम्हें समझ लो भैया, पैसा भी बचाना है थोड़ा सा, है ना। ठीक, चलो। तो अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें, ये यहां से क्या आ गया है भैया, चलो तुम निकल जाओ यहां से। अरे ये तो कुछ बढ़िया चीज बार बार आए जा रही है भैया, चले जाओ प्लीज, प्लीज चले जाओ यहां से, ठीक है, चले गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा, एनडीए के लिए जो मटेरियल है वो आपको क्या क्या जुगाड़ करना है। तो इसके लिए आपके पास मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो आपको सबसे पहले जो एनडीए के मटेरियल के लिए किताबें हैं, जैसे पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, अभी के लिए हम लोगों ने इसे लॉन्च किया हुआ है बच्चों के मैथमेटिक्स या फिर जीएस के लिए भी ये अवेलेबल है। तो कोई भी आप एक मटेरियल ले जो कि एनडीए के लिए स्पेसिफाइड मटेरियल होता है, जो एनडीए की प्रिपरेशन करवाने के लिए मटेरियल दिया जाता है। तो पीडब्ल्यू की तरफ से एनडीए का मटेरियल, ये आपको पीडब्ल्यू का मॉड्यूल मिलता है एनडीए के लिए। और अगर आपके पास पहले से कोई खरीदी हुई है, कोई भी मार्केट में जो भी अच्छी किताब आपको लगती है आप वो ले। लेकिन याद रखें, मैं बार बार इस चीज पर प्रेशराइज करता हूं कि आपको सिर्फ एक किताब खरीदनी है। आपको ये नहीं खरीदना कि आपने एनडीए का मॉड्यूल भी ले लिया, आपने मार्केट की 2-3 किताबें और खरीद के रख ली, पढ़ा आपसे एक भी नहीं जा रहा है, पढ़ा आपसे एक भी नहीं जा रहा है भाई, ध्यान से समझ रहे हो, पढ़ा आपसे एक भी नहीं जा रहा है। तो आपको सबसे पहला टारगेट क्या रखना है? पहला टारगेट ये रखना है कि आपको कोई एक किताब लेनी है और उसको पूरा खत्म करना है,
ठीक है, मैं ये कहता हूं कि 2-3 किताबें वो बच्चे लगाते हैं, 2 से 3 किताबें वो बच्चे लगाते हैं जिनकी मैथ्स पहले से अच्छी है, जो एक किताब को बहुत जल्दी खत्म कर चुके हैं वो दूसरी किताब लगाते हैं, जो दूसरी को भी खत्म कर चुके हैं वो तीसरी किताब लगाते हैं भाई। तब जाके उनके मार्क्स जो हैं वो बनते हैं 100 से ऊपर सवाल, 100 से सवाल ऊपर सवाल बनते हैं। लेकिन अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मैं आपसे सडन ये उम्मीद नहीं कर सकता कि भाई तुम भी उसकी तरह बराबर खेलो, बराबर सवाल लगाओ, बराबर मेहनत करो। शायद पॉसिबल भी नहीं है। लॉजिकली अगर बात करें तो थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि इम्पॉसिबल भी, मैं कहूंगा कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन एकदम डेडिकेट कर देना होगा, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि भैया एक किताब खरीदेंगे और कसम खाते हैं सर पूरी किताब सॉल्व करेंगे। तो अब पहला रिकमेंडेशन मैंने कहा कि एनडीए का डेडिकेटेड मॉड्यूल आप खरीदिए, मार्केट से लेना है मार्केट से लीजिए, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल लेना है पीडब्ल्यू से ले लीजिए। सब एक जैसा है, सब एक जैसे सवाल आपको रखते हैं, एनडीए के लिए स्पेसिफाइड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आपको स्ट्रैटेजी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, जो बच्चे हमारे साथ शौर्य बैच में पढ़ते हैं या फिर एनडीए के फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, वे बच्चे जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो फाउंडेशन से पढ़ रहे होते हैं, वे बच्चे जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ शौर्य में भी पढ़ रहे हैं। तो वैरायटी के बच्चे हमारे पास जुड़े होते हैं और उनको पता है कि पीडब्ल्यू में किसी भी क्लास के बाद आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीपीपी। अब ये क्या होता है, ये हर लेक्चर के साथ आपको डेडिकेटेड सवाल दिए जाते हैं ताकि आप जो भी पढ़ते हो उससे रिलेटेड आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिखाए जाएं। इसके साथ आपको क्या मिलता है, इसके साथ आपको मिलता है इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। तो यहां पर आपको एक डबल फायदा होता है, आप क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको क्या मिलता है, साथ साथ आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो इस तरीके से डीपीपी इंपॉर्टेंट है एनडीए मटेरियल के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कहेंगे कि सर हमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड चाहिए। ऐसी बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिल सकती हैं जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा। मैं बार बार बताऊंगा आपको किस पर ध्यान देना है सर, चैप्टर वाइज पर ध्यान देना है कि आपको एक किताब ऐसी लेनी है जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देता हो, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कोई एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको चैप्टर वाइज ज्यादा फायदा होगा, ना कि आप क्वेश्चन पेपर वाइज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन मिल सकता है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर टू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है, जैसे 2019 का पेपर सॉल्व कर रखा है, 2018 का सॉल्व कर रखा है। तो आप उसमें से आप कैटेगराइज कैसे करोगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन का है, कौन सा क्वेश्चन लॉगरिथम का है, तो उसको ढूंढने में समझ आएगा भाई, इतना टाइम थोड़ी ना है। हमें किताब ऐसी लेनी है जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस देता हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सेग्रीगेट करता हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और ऐसी किताब लेना जिसमें कम से कम 10 साल से ज्यादा क्वेश्चन पेपर हो, कम से कम 10 साल से ज्यादा क्वेश्चन पेपर हो, 10 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं, वो भी 2015 से लेके 2023 तक के। ये कहां से मिलेंगे बेटा, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे सर, यूपीएससी की वेबसाइट में फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। ये सब आपको कलेक्ट करके रखना है अपने पास, और जब समय सही समय आएगा तब मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए बोलता हूं कि भैया अब आप सीधा सीधा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जब आपका पूरा इंडिया की प्रिपरेशन हो चुकी ना, तब इसकी जरूरत आएगी भैया। तब पूरा क्वेश्चन पेपर खोल लिया कि 2015 का लगा लेंगे भाई, 2015 के 120 सवालों में से मेरे 70 बने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारे बनने भी इतने चाहिए। अब मान लो कि तुमने फिर उसके बाद 2016 का निकाला, फिर 2017 का निकाला, तो ये जो मॉक टेस्ट आप लोग लेते हो ना, तो मॉक टेस्ट के बराबर की चीज होती है। यहां पर आपका प्रेशर भी बनता है, आपको एग्जाम वाला फील भी आता है कि भैया मैं एग्जाम वाले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पूरा पूरा उठाकर सॉल्व करें। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारा एनडीए का मटेरियल हो गया जो इनफ है, इससे ज्यादा और कुछ लेने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स के लिए। मैं कहूं तो हमने किताबें जुगाड़ कर ली सर, हमने मटेरियल जुगाड़ कर लिया, अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। ठीक है सर, स्ट्रैटेजी की बात करें तो लेवल 1, लेवल 1 के अंदर क्या आता है सर जी, लेवल 1 के अंदर आता है कि क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहली चीज जितने भी थ्योरम है और फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके पास थ्योरम है या फिर फॉर्मूले हैं, इनको आपको क्या करना है, एक जगह पर लिखना है। लिखकर आपको कागज में लिखना है, लूज शीट्स में लिखना है और अपने सामने दीवारों पे चिपकाते जाना है। जैसे थ्योरम्स आपके क्या होते हैं बेटा, थ्योरम्स आपके ट्राइंगल्स में बहुत सारे थ्योरम्स मिलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे थ्योरम्स मिलते हैं, सर्कल्स में बहुत थ्योरम्स मिलते हैं, फॉर्मूले अगर मेंसुरेशन की बात करें बहुत सारे मिलते हैं।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे मिलते हैं। मतलब जितने भी फॉर्मूले आपको लगते हैं ना कि सर ये एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को आपको लिखना है और उसको एक चैप्टर से बनने वाले फॉर्मूले आप दीवार पे चिपका दे जाओ। अपने कमरे की दीवार पे खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे कमरे में, मान लो आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हो उस कमरे में आपको खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए। हर दीवार पे आपके फॉर्मूले, थ्योरम वगैरह लिखे होने चाहिए ताकि आपको बार बार कॉपी खोलकर ना देखना पड़े। आप अपने ही कमरे में घूमते घूमते सारी चीजों को रिमाइंड कर पाओ, सीख पाओ। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं करना, ये बेटा जीएस के लिए भी आप करते हो। जो करते हैं उनको इसका फायदा मालूम है, जो नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दो क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा। जीवन में 6 महीने आपसे मेहनत मांगी जा रही है। अगर आपने ये 6 महीने डेडिकेटेडली दे दिया तो बेटा जीवन के वो आने वाले साल आप राजा हो, आपकी सुनी जाएगी, आपकी इज्जत होगी। अगर इस 6 महीने में आपने जरा सी भी कमजोरी दिखाई, जरा सी भी अगर आपने नाकामयाबी को अपने अंदर शामिल होने दिया तो बेटा आपको कोई नहीं पूछने वाला है, कोई भी नहीं पूछने वाला है ना। तो ये चीज याद रखिए बेटा, मेहनत करने वाला जो है वो आगे जब जाता है तो उसी को सर पे बिठाया जाता है। सच है, कड़वा है मगर सच है। सब अग्री करते हैं तो बेटा बताना मेरे को, है ना, अग्री करते हो मेरी बात से कि नहीं। चलो सर बात तो सही कह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके थ्योरम्स और फॉर्मूले सारे लिखने हैं। अब बात आई रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स क्या होते हैं सर जी? रिजल्ट्स होते हैं जैसे कि मान लो बीपीटी हो गया, बीपीटी के जो रिजल्ट्स हैं ये आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बेटा, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बीपीटी जैसे कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप थ्योरम की ही बात करते हो तो थ्योरम का भी रिजल्ट होता है, तो वो थ्योरम से रट्टा नहीं मारना है, आपको वो थ्योरम लगाना भी आना चाहिए। अब ये कैसे लगाते हैं? ये लगाते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस पर बेस्ड उन थ्योरम्स या उन रिजल्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। अब ये प्रैक्टिस कहां से करोगे? एनसीईआरटी से करोगे। एनसीईआरटी के साथ साथ आप जो आरडी शर्मा आपने ली है, ठीक है, आप उससे लगा सकते हो। अगर आपके पास क्लास 9th और 10th की आरडी शर्मा है तो आप उससे लगा सकते हो, वरना आप एनसीईआरटी को ही करो, उसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस करो। देखो आपको वो थ्योरम्स याद होने के साथ साथ आपको उसको यूज करना आ जाएगा, उसको अप्लाई करना आ जाएगा। राइट, डन, ये वाली बात हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, जैसे मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो इन रिजल्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। नंबर सिस्टम में बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें यहां पर आपको छोटे छोटे हम लोग देख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में जब आप जाओगे तो पॉलिनोमियल्स में आपको पता चलेगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है जो बच्चे इग्नोर करता है, और वो सब हमारा बेस कहां तैयार होता है? वो बेस हमारा क्लास 9th और 10th में तैयार होता है। लेकिन जो बच्चा क्लास 9th और 10th में पूरा बेसिक्स को क्लियर नहीं करता है तो उससे आने वाले मैथमेटिक्स जो एनडीए में पूछी जाती है या फिर 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसका कहीं ना कहीं अंश जो है वो क्लास 9th और 10th में होता है, क्योंकि वो वहां से कमजोर है तो इसलिए यहां भी कमजोर होता है और आगे भी कमजोर चलता रहता है। तो सबसे पहले किसी भी इमारत को खड़ी करने से पहले उसकी नींव को मजबूत करो। नींव हमारा क्लास 9th और 10th है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड्स आप सॉल्विंग जाना चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है। तो ये सारी चीजें क्लास 9th और 10th में ही सिखा दी जाती है, और यकीन मानिए बेटा एनडीए में धड़ाधड़ इनका इस्तेमाल होता है, धड़ाधड़। तो अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही नहीं आता तो वो क्या ही कर पाएगा बेटा एनडीए? किसी को अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आते तो वो क्या ही एनडीए कर पाएगा? तो बात यही आती है कि सपना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जाग कौन रहा है, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। जिसको सोते हुए उस सपने में मजा आ रहा है वो सिर्फ सपने में ही मजा लेगा, लेकिन जो जागते हुए उस सपने को पूरा करना चाहता है वो पूरी जिंदगी जागते हुए सपने का मजा लेगा। फर्क है, फर्क है, और इस फर्क को पहचानने वाला ही सिर्फ चुना जाएगा, बाकी सबको साइड हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई सर। ये हमारा लेवल 1 है कि हम लोग शुरुआती तौर पर एनडीए के लिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो फोकस करें 9th और 10th में, या फिर जिनकी मैथ्स कमजोर है वो यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में हमारे पास आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं क्लास 11th और 12th
की एनसीईआरटी से। इसमें हमें क्या ध्यान देना है सर, जितने भी थियरम्स हैं या जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन सबको वही वैसे ही याद रखना है, उनको लिख कर अपने दीवारों में सजा देना है कि हमने ये थ्योरम पढ़ी है, ये फॉर्मूला है। ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो भी आप लोगों को लिख कर रखना है। और रिजल्ट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एप्लीकेशन। रिजल्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा सर जी, एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि ए और एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास डिटरमिनेंट ए टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसके ऊपर कुछ सवाल बनते होंगे, लगाओ ना यार, ये लगाओ ना। ये याद कैसे होगा, जब तुम 2-3 बार सवाल लगाओगे तभी तो ये याद होगा ना बेटा, तभी तो ये याद होगा। जी सर जी। और आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी में से। जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करो। ये मत करना कि आपने पूरे पूरे लंबे लंबे सवाल कर लिए, जो 1.5 पन्नों के सोल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मत करना बेटा। आपका समय बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। आपको रिजल्ट्स ध्यान देना है, एप्लीकेशन ध्यान देना है, थ्योरम पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, और आपको शॉर्ट आंसर टाइप जैसे कि एमसीक्यू हो गया, 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया या 2 मार्कर क्वेश्चन हो गया, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करना है। ये आपके लिए जरूरी है। डन, क्लियर, एकदम, है ना। चलो भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारा लेवल 3 क्या होगा। लेवल 3 ऐसा है कि अब आप आर डी शर्मा पकड़ रहे हो या फिर आर एस अग्रवाल, जो भी आप पकड़ रहे हो, जो भी हेल्प बुक आप ले रहे हो, तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है। सब कुछ नहीं करना है। आर डी शर्मा एक बहुत बड़ी किताब होती है, आर एस अग्रवाल एक बहुत मोटी किताब होती है। सब कुछ कैसे करेंगे सर जी, समय तो कम है। तो हमें कुछ चैप्टर्स पर प्राइमरीली फोकस करना है कि हम लोग आर डी शर्मा जरूर लगाएं। जैसे बहुत सारे बच्चों के एक खास तरीके का चैप्टर प्रॉब्लम देता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना कम है, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से, जितना हो सके उतना लगाएं। रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत दिक्कत देता है, तो इसकी प्रैक्टिस खूब करें आर डी शर्मा से। बाइनोमियल थ्योरम के काफी सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट उठ जाते हैं आर डी शर्मा से। क्या बात करो सर जी, हाँ बेटा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, लिमिट्स लगाएं। लिमिट्स तो बहुत ज्यादा, लिमिट्स के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कई बार, तो मतलब हाँ सच्ची है ना। लिमिट्स अगर आ जाती है तो कॉन्टिन्यूटी ऑटोमेटिकली उसके साथ हो जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज लगाएं, बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्ट उठते हैं सीक्वेंस सीरीज से। कोनिक सेक्शन लगाएं, कोनिक सेक्शंस आपका बेस बिल्ड करेगा एनडीए के लिए, क्योंकि अगर आप बेस ही मजबूत नहीं करोगे तो आपको एनडीए वाला जो कोनिक सेक्शन है वो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेज सर, ये तो हो गया क्लास 11th की बात। अब हम लोग बात करते हैं सर क्लास 12th के अंदर क्या देखने को मिलेगा। क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना है सर, हमें फंक्शंस देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखना है, टेंजेंट नॉर्मल देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा है जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, तो आपको इसमें क्या करना है बेटा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करने हैं। क्या करने बेटा, स्किप लेंदी क्वेश्चंस। आपको लेंदी क्वेश्चंस स्किप करने हैं। इसमें आपको बस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही करने हैं। ये आपका बेस बिल्ड करेगा बेटा, ये आपका बेस बिल्ड करेगा। तो ये आपको लेंदी क्वेश्चन स्किप करने हैं। मैक्सिमा मिनिमा में आपको क्या करने हैं, इसमें भी सेम आपको स्किप लेंदी क्वेश्चंस बेटा, स्किप लेंदी क्वेश्चंस, ये आपको स्किप कर देना है, ठीक है। बाकी सब में आपको करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एरिया अंडर दी कर्व्स के आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा गया तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 से तो सवाल सर टू द पॉइंट कॉपी पेस्ट हो जाता है। क्या बात कर रहे हो, हाँ। वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी और डिटरमिनेंट्स, यहां से शायद सीधा सीधा आर डी शर्मा से कभी कभी सवाल उठा के चेप दिया जाता है और आंसर आ जाता है। तो भैया ये जो चैप्टर्स मैंने मार्क करवाए हैं, ये टारगेट है हमें आर डी शर्मा से पूरा खत्म करना है, पूरा। और कोई चैप्टर आपको करना चाहो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको अगर एनडीए को टारगेट करना है तो ये वाले चैप्टर्स तो कंपलसरी है बेटा, करने ही करने हैं, आपकी मैथ्स बेहतर करने के लिए, साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये हमारा लेवल 3 हो जाएगा। अब इस लेवल 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इस लेवल 3 के बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास लेवल 4 आता है, दैट इज अब हम लोग आ रहे हैं एनडीए के मटेरियल। ये जो एनडीए का मटेरियल है ना, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपका साइड बाय साइड चल ही रहा था, इससे पहले का आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल साइड बाय साइड चल ही रहा था। लेकिन ये चीजें ध्यान रखिएगा बेटा कि एनडीए के मटेरियल के साथ भी आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करेंगे।
मतलब जैसे मान लीजिए जहां पे जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो आपका एक चैप्टर चल रहा होगा, उस चैप्टर के खत्म होते ही आप वापस आर डी शर्मा देखेंगे और उसमें कहेंगे अच्छा ये बात तो पढ़ी हुई है, ये वाली बात पढ़ी हुई है, ये वाली बात पढ़ी हुई है, ये वाली बात पढ़ी हुई है, तो अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है। अब एनडी के मटेरियल में क्या हुआ, फोकस ऑन एवरी प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम्स। क्या है बेटा, फोकस ऑन इजी प्रॉब्लम्स। यानी मैं अगर यहां पर बेसिक लेवल की स्ट्रैटेजी बताऊं, जो मैं हर बार बताता हूं, लेकिन आप लोग शायद इनमें से कुछ बच्चे हमारे पास नए आते हैं, तो नए बच्चों के हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे पास मान लीजिए 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं एक मोटा मोटा डेटा दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एग्जैक्ट डेटा है, यूपीएससी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, नहीं, मोटा मोटा डेटा है। हम ये कहते हैं कि सर जी यहां से हमारे पास करीब करीब क्या होता है, 60 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इजी लेवल के बनते हैं, 60 प्लस क्वेश्चन इजी लेवल के बनते हैं। फिर हमारे पास यहां पर मान लीजिए बेटा हम लोग कह सकते हैं सर 40 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कैसे बनते हैं सर, मॉडरेट लेवल के बनते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और यहां पर आप मान लीजिए कि ओवरऑल हिसाब में अगर कहूं तो 20 क्वेश्चंस के आसपास, यानी 10 से 20 सवाल जो है, 10 से 20 सवाल ऐसे रहते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। और आपको मालूम है कि ये डिफिकल्ट वाले सवाल क्यों डाले जाते हैं? नहीं सर जी, बेटा ये डिफिकल्ट वाले सवाल डाले जाते हैं कि जिन बच्चों को स्ट्रैटेजी या फिर उन्हें नहीं पता कि इंडिया का एग्जाम कैसे क्लियर करना है, वो इन 10 सवालों में क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यूपीएससी को एक चीज, मान लो यूपीएससी का टारगेट है कि मुझे ऐसे बच्चे छांटने हैं जिनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आता हो, प्रॉब्लम में फंसकर खुद को प्रॉब्लम में डालना। मतलब वो क्या चुन रहा है, एनडीए चाहता है कि भैया हमारे पास सोल्जर्स आए, ऐसे ऑफिसर्स आए जो किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लें। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जरा सी मुश्किल सिचुएशन डाली और वो वहां पर फंस कर गए, सर जी हमसे तो नहीं हो पाया। हमें ऐसा नहीं चाहिए बेटा, हमें ऐसा देश की रक्षा करने वाला नहीं चाहिए। ये यूपीएससी का थॉट मैं आपको बता रहा हूं। तो सर क्या करें? तो ऐसा है कि आपको जहां पर भी ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन दिखाई देते हैं ना बेटा, इसको आपको करना है स्किप। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने डाला ही आपको यहां पर फंसाने के लिए है। इन सवालों में आप रुकते हो, अटकते हो, समय बर्बाद करते हो, और समय बर्बाद करने की वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, आप उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। तो आपको जहां कोई क्वेश्चन जरा सा भी मुश्किल लगे, कट लो भाई, आपको मार्क्स तो बराबर मिल रहे हैं ना यार, मार्क्स बराबर मिल रहे हैं। तो यूपीएससी की स्ट्रैटेजी को समझे कि मुझे इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस से डरना नहीं है, मुझे सिर्फ इनको स्किप करना आना चाहिए, मुझे ये पहचानना आना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, और ये अगर लंबा जाने वाला है तो इसको छोड़ दो। या फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करता है, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, 120 सवाल हैं, मुझे तो सिर्फ 60 से 70 सवाल निकालने थे ना। सर 60 से 70 कैसे? अगर तुमने मान लो बेटा ये 60 क्वेश्चन में से 50 सवाल भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, 50 सवाल भी सॉल्व कर लिए, और इसमें से बेटा 20 सवाल भी अगर तुमने सॉल्व कर लिए 20 से ऊपर, तुम्हारा कट ऑफ निकल जाएगा बच्चा, तुम्हारा कट ऑफ निकल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी याद रखना। अखिल सर की स्ट्रैटेजी क्या, कि आपको इन 60 में से 50 सवाल अगर आपने सही सही निकाल लिए और इन 40 में से 20 सवाल आपने सही सही निकाल लिए, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। और आपका टारगेट क्या है सर? कट ऑफ निकालना। आपका टारगेट 120 सवाल सॉल्व करना नहीं है, आपका टारगेट है कट ऑफ निकालना। ठीक है सर। अब हमने कहा सर वर्क हार्ड फॉर मॉडरेट प्रॉब्लम्स, यानी जो मॉडरेट वाले प्रॉब्लम है, मतलब वो इजी तो नहीं होंगे। तो हो सकता है आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, इसलिए आपको मॉडरेट वाले प्रॉब्लम भी परेशान कर रहे होंगे। तो मॉडरेट वाले प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ ना यार। मैं आपको डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम्स तो सीधा स्किप करने के लिए बोल रहा हूं, तो कहीं तो लगाओगे मेहनत, मॉडरेट वाले प्रॉब्लम्स तो करोगे ना। हाँ सर करेंगे। तो इतना तो कर ही सकते हो, अपने पूरे लाइफ टाइम के जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए बेटा इतना तो करना ही पड़ेगा। तो मॉडरेट प्रॉब्लम्स पे क्या करें, फोकस करें, वर्क हार्ड करें, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को स्किप करें, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसी के साथ साथ जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो आप जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पॉसिबल हो उतना करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और कोशिश करें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। भाई इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बैठा हुआ है भाई। अगर तुम उसको सवाल दोगे तो वो तुमको सॉल्व करके दे देगा। काहे इतना हेल्पलेस फील करते हो कि सर मेरे से ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है? सवाल का सॉल्यूशन देखो और ये सारा प्रोसीजर फॉलो करो, देखो तुम्हारे सब कुछ ऑटोमेट
डाउट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करोगे बेटा। किसी एक जगह पर किसी एक तरीके से सॉल्व किया होगा, किसी दूसरे जगह पर थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, किसी तीसरी जगह पर कोई छोटे ट्रिक से सॉल्व कर दिया होगा। अरे वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। एग्जैक्टली आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस को, डिफरेंट अप्रोचेस को क्या करना है, अप्रोच करना है कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड पाए, तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करें। मतलब इंटरनेट का जमाना है बेटा, अब खुद समझदार हो कि आपको कैसे चीजों को सॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। एनडीए के मटेरियल के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर एवरी चैप्टर कंप्लीशन याद रखेंगे बेटा। आफ्टर एवरी चैप्टर कंप्लीशन, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको उसके PYQs लगाने हैं। क्या करने बेटा? उसके PYQs लगाने हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा सर। इसके बाद लेवल नंबर 5। अब लेवल 5 क्या होता है? लेवल 5 आता है बेटा, आप जब पूरा एनडीए का मटेरियल पढ़ चुके हो। इससे पहले का जो भी मैंने बताया वो तो तुम्हारा बेस बनाने के लिए था। अब एनडीए का मटेरियल साथ साथ लगा रहे हो, इसका मतलब तुमने क्लासेस कर ली, तुमने डीपीपीज लगा ली, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, जो भी एनडीए का मटेरियल था वो पूरा सॉल्व कर लिया। नाउ यू आर पार्शियली रेडी। पार्शियली क्यों सर? हाँ, पार्शियली इसलिए क्योंकि तुम्हें जो पढ़ना था वो तुमने पढ़ लिया, लेकिन अब तुम अपने मेंटल स्टेटस को तैयार करोगे। किस लिए सर? एग्जाम के लिए, कि जब मेरे पास 120 सवाल आएंगे तो मैं उन 120 सवालों को सॉल्व करने पर ध्यान दूंगा, या मुझे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितने क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है मैं उनको सॉल्व करने पर ध्यान दूंगा। यह स्ट्रैटेजी आपको पार्शियली से कंप्लीटली तैयार करेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेवल 5 जहां अब आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि मैंने जो पढ़ा मैं उससे कितना तैयार हूं, मैं उसमें क्या क्या सुधार ला सकता हूं। जिस स्टेज को हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना कि मैं तैयार हूं भी या नहीं हूं, और करना है तो कितना करना है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ना कि स्पीड पर। अगर आप पहले एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मान लो कोई बच्चा जो है वो मॉक टेस्ट अपीयर कर रहा है और वो फटफट 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 120 सवाल लगा देता है कि सर मैंने तो निकाल दिए, हाँ मेरे से तो आ गए, मैंने सारे सवाल निकाल दिए। लेकिन जब उसने आंसर टेस्ट किया तो पता चला कि हाँ भैया उसके 50 सवाल तो सही हुए लेकिन 40 गलत हो गए, गई भैंस पानी में। तो तुमने स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी की धज्जियां उड़ा दी। तो पहले एक्यूरेसी बनाए, क्योंकि एक्यूरेसी आपको क्या लाएगी? कॉन्फिडेंस लाएगी कि भैया मैंने 120 सवाल थे, मैंने 60 सवाल ही अटेम्प्ट किए लेकिन 60 में से मेरे 55 सवाल सही निकले। तुम्हें पता है कितना अंदर से केमिकल छूटेगा? कॉन्फिडेंस वाला। ये तुम्हें मैं नहीं फील करवा सकता, ये सर तुम खुद ही फील कर सकते हो कि जब तुम 60 सवाल लगाओगे और उसमें से 55 सवाल सही हो जाएंगे ना, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि यस मैं कर सकता हूं। जब तुम ये कॉन्फिडेंस को गेन कर चुके होगे तब तुम धीरे 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 स्पीड को बढ़ाना। पहले 60 सवाल तक पहुंचे थे, फिर 70 तक पहुंचना, फिर 80 तक पहुंचना। इससे ऊपर जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना। अगर तुम 80 से 90 सवाल तक टच कर रहे हो ना 2.5 घंटे के अंदर अंदर, यू आर डूइंग योर बेस्ट। और बस याद रखना, अगर तुम्हारे साथ एक्यूरेसी है तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हारा रिटर्न कोई रोक नहीं सकता, अगर तुमने एक्यूरेसी का हाथ पकड़ के रखा है। कोई ये कहेगा कि सर स्पीड ही सब कुछ है, बेटा उसको लगाने दो ना स्पीड, तुम एक्यूरेसी पे काम करो, और अगर तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा है तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। ये बात याद रखना, ठीक है सर जी? ओके, फिर हम लोग करेंगे कि सर ट्राई टू मेंटेन। क्या करें सर? क्या मेंटेन रखना है? मुझे करेक्ट आंसर 70 प्लस रखने हैं, 70 से ज्यादा सवाल मुझे करेक्ट रखने हैं। सर अभी तो आपने कहा कि 60, बेटा वो शुरुआती दौर पर, धीरे धीरे क्या करोगे? रिवाइज भी तो करोगे। मान लो कोई मॉक टेस्ट दिया, आपने 60 सवाल अटेम्प्ट करे गिवन समय के अंदर, 55 ही सही हुए, तो अब आप देखोगे ना वो 5 सवाल गलत क्यों हुए, वहां सीखोगे कि सर क्या हुआ। फिर अगली बार जब वो टेस्ट दोगे, दोबारा कोई दूसरा पेपर दोगे या वही वाला टेस्ट पेपर दोगे, तो अब आप क्या करोगे? आप 60 नहीं 65 सवाल तक जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड भी तो इंप्रूव करोगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर स्पीड इंप्रूव करेगी। तो स्पीड इंप्रूव करते करते आप एक समय ऐसे आएगा जब आप 10, 15, 20 मॉक टेस्ट पेपर्स लगा चुके होगे अंतिम दौर पर,
तो तब आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे होंगे, तब आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। तब आपको क्या करना है, 80 से 90 सवाल तक अटेम्प्ट लगाने हैं, 80 से 90 सवाल तक अटेम्प्ट लगाने हैं, जिसमें आपको 70 प्लस करेक्ट आंसर चाहिए। यानी मुझे ये तुमसे एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। याद रखना बेटा, ये 70 सवाल मैंने तुमसे क्या कहा, आउट ऑफ 80 या फिर 90 सवालों में से ये एक्यूरेसी चाहिए मुझे तुम्हारी। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस या फिर 90 क्वेश्चंस। कोई ये ना बोले कि सर मैंने 120 सवालों में अगर 70 सवाल सही करे हैं तो क्या मेरी एक्यूरेसी अच्छी है? अबे नहीं भाई, तुमने 50 क्वेश्चन गलत भी तो कर दिए। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं कि यहां बच्चे ने सिर्फ 10 से 20 सवाल गलत किए होंगे तो नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। यहां तुम 50 सवाल के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग ला रहे हो। नहीं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका टारगेट 120 सवाल सॉल्व करना नहीं है। आपका टारगेट 80 से 90 सवाल तक अटेम्प्ट करो, जो कि इजी और मॉडरेट वाले हैं। डिफिकल्ट देख के ही पतली गली काट से निकल जाओ। और आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 70। यानी मैं अगर परसेंटेज में बोलूं तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा बेटा कहां रहनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी 90% रहनी चाहिए। इससे प्लस रही तो बहुत बढ़िया है। 90% एक्यूरेसी को अचीव करो बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। सर इनकरेक्ट आंसर कितने होने चाहिए? हार्डली बेटा 0 से 10 क्वेश्चन होने चाहिए इनकरेक्ट आंसर। जितना हो सके तुक्का मारने से बचो, जितना हो सके। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा तो उसे स्किप कर दो। कभी भी तुक्का मत लगाओ, क्योंकि बेटा तुक्का आपकी किस्मत खराब करने में ज्यादा हेल्प करता है, ना कि किस्मत बनाने में। तो तुक्के से बचो बेटा, ये मैं प्राइम आप लोगों को बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुक्का किसी का काम नहीं करता है। तुक्का पता है किसका काम करता है? तुक्का उसका काम करता है जिसकी मैथ्स अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो तुक्का भी सोच कर मार रहा है। वो तुक्का भी सोचकर मार रहा है, उसके दिमाग में 10 कैलकुलेशन हो गई होगी, तभी वो तुक्का मार रहा है कि इसका आंसर यही आ सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड जिसके कॉन्सेप्ट्स उतने मजबूत नहीं होते हैं, तो जब वो तुक्का मारता है तो वो तो भगवान भरोसे ही तुक्का मार रहा होता है। तो भगवान भरोसे बेटा, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है, तुम भगवान के भरोसे बैठे हो और हो कुछ नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट आंसर्स आपको यही ध्यान रखना है कि 0 से 10 हो, इससे ज्यादा ना हो। ये आपको अचीवमेंट करवा के मानेगा। फिर हम लोग कहेंगे सर हर मॉक टेस्ट के बाद जो भी आपके सवाल गलत हुए या फिर जो भी क्वेश्चन आपको उस टाइम पे मान लो आपने पढ़ा और आपको लगा कि भैया ये क्वेश्चन आता तो था लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा, तो उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन ही आपको इंप्रूव करवाएगी। तो ये लेवल 5 है बेटा, एवरी मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट के साथ साथ पता है आप क्या कह सकते हो? मॉक टेस्ट के साथ साथ आप कह सकते हो सर पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। ये भी आपको एक मॉक टेस्ट वाली ही फीलिंग देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल नंबर 5। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को रखनी है भैया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी बात को अच्छे से समझ पाए हैं। इसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के साथ साथ ये वीडियो के कमेंट्स के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आने वाले 1 महीने में अगर आपने एनसीईआरटी के क्लास 9, 10 और आपने 11, 12 की एनसीईआरटी को अगर करते हुए अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखा हो, तो यहां पर आकर जरूर मुझे बताइएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और हो सके तो मैं उनमें रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी मैं उम्मीद करता हूं कि सभी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जिन बच्चों को साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा भी है, उनके लिए भी ये बेनिफिटेड हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इनमें से कुछ हिस्सा जो उनको अच्छे से आता है तो वो स्किप करें, लेकिन आखिरी का लेवल 4 और लेवल 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो तो सबके लिए है बेटा। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे के लेवल तक लाने के लिए है, और लेवल 4 और लेवल 5 जो है ये हमारे हर किसी एनडीए के कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और यहीं पर मैं ये स्ट्रैटेजी का सेशन जो है वो खत्म करता हूं। इसी तरीके से मैं लेकर आऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको और इंप्रूव करने में हेल्प करेगी और एनडीए को क्लियर करने में एक कदम आपको आगे बढ़ाएगी। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।